स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। और इसमें हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताएं, और हम इसमें जाति के संबंध में विविधताओं का अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहले की वीडियो में हम जाति संबंधी प्रतिबंधों और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जाति व्यवस्था एक विचारधारा के रूप में कैसे है। जाति व्यवस्था को विद्वानों ने अनेक दृष्टिकोणों से समझने और समझाने का प्रयास किया है। एम.एन. श्रीनिवास, मैंकम मैरियट, लुइस ड्यूमा, आंद्रे बिताई ने इसे एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है। इन विद्वानों का मानना है कि हमें जाति व्यवस्था की वैचारिक सांस्कृतिक विशेषताओं और इसके आधारों की विवेचना करनी चाहिए। इनका कहना है कि जाति प्रथा एक विचारधारा है और यह एक ऐसी संस्करण की व्यवस्था है जिसका स्वयं का एक दर्शन है। यहाँ हम जाति व्यवस्था की विचारधारा या सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ड्यूमा का कहना था कि जाति व्यवस्था को आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से हमें नहीं समझना चाहिए। अगर हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो हमें इसका आधार वैचारिक सांस्कृतिक लेना होगा। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक निबंध में सुरजीत सिंह ने कहा था कि जाति व्यवस्था के अध्ययन में पवित्रता और अपवित्रता पर आधारित सोपान की अवधारणा पर हमें विशेष जोर देना चाहिए। ड्यूमा ने लिखा कि जाति व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु को पवित्र और अपवित्र के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। इसे ड्यूमा ने द्विचर प्रतिकूलता कहा है। आप जाति के स्तरीकरण में पवित्रता और अपवित्रता के विचार को प्रमुख मानते हैं। इन्होंने लिखा है कि जाति व्यवस्था सबसे पहले विचारों और मूल्यों की व्यवस्था है। ये औपचारिक, विस्तृत, विवेकपूर्ण और बौद्धिक रूप में एक व्यवस्था है। पवित्रता ही अपवित्रता को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती है। पवित्रता उच्च, सर्वश्रेष्ठ, धार्मिक और पावन है। अपवित्रता निम्न, निकृष्ट, साधारण और अपावन है। ये दोनों मूल्य पवित्र अपवित्र सापेक्ष हैं। ड्यूमा की मान्यता है कि जाति व्यवस्था में जातियों के पद सोपान को पवित्र अपवित्र के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। सर्वाधिक पवित्र होने के कारण ब्राह्मण जाति उच्चतम है और सर्वाधिक अपवित्र होने के कारण अस्पृश्य जातियाँ निम्नतम हैं। जाति प्रथा में विद्यमान सदस्यता, विवाह, व्यवसाय, खान पान आदि प्रतिबंध भी छुआछूत के नियम पर आधारित है। ब्राह्मणों का कार्य पूजा पाठ, प्रार्थना, अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान करना आदि होने के कारण उनका स्थान उच्च है और निम्नतम जातियों का कार्य साफ सफाई करना, कूड़ा करकट उठाना, चमड़े का काम करना और उनका चर्म निकालना आदि होने के कारण वह समाज में अपवित्र मानी जाती रही हैं और पद सोपान में उनका निम्नतम स्थान माना गया है। आंद्रे बिताई ने भी जातियों के संस्करण की व्याख्या पवित्रता और अपवित्रता के संदर्भ में की है। उन्होंने कहा है, ये कहा गया है कि पवित्रता का सिद्धांत भारतीय समाज के मूल्यांकन और संस्करण को समझने में चाबी का कार्य करता है। वस्तुओं, जीवों, घटनाओं, स्थान, दशाओं, क्रियाओं, व्यक्तियों और समूहों में पवित्रता तथा अपवित्रता की मात्रा अलग अलग होती है और इसी भिन्नता के आधार पर उनमें संस्करण पनपता है। हिंदू समाज में पवित्रता और अपवित्रता का उच्चता और निम्नता के साथ सीधा संबंध है। जो जितना अधिक पवित्र है वह समाज में उतना ही उच्च है और जो जितना अपवित्र है समाज में उसका स्थान उतना ही निम्न है। जाति प्रथा भारत के संदर्भ में दो स्तरों पर कार्य करती है। लघु स्तर पर विभिन्न जातियां परस्पर एक दूसरे से अलग परंतु संबंधित है। ये संबंध पवित्रता के गुण पर आधारित है। जाति विचार और मूल्य पर आधारित व्यवस्था है। इसी गुण के कारण जाति वृहद स्तर पर भारतीय समाज को स्थिर रख सकती है, लेकिन समाज के अंदर परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जाति एक हित समूह भी है। एक जाति के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने हितों को संबंधित पाते हैं। इसी विचारधारा ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक जाति नाम के अनेक समूह हैं। उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, खान पान आदि अलग हैं। फिर भी वे अपने को एक पूर्वज की संतान मानते हैं। उनमें अन्य जातियों की तुलना में भी अधिक सहयोग और एकता की भावना पाई जाती है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, इनमें विवाह का विरोध अधिक होता है।
परंतु एक क्षेत्र के अंतर्विवाही ब्राह्मण जातियों में विवाह का विरोध कम होता है। यह निष्कर्ष निकलता है कि जाति प्रथा एक विचारधारा है। वह धार्मिक उच्चता, निम्नता, मूल्यों, पवित्रता, अपवित्रता, पाप पुण्य, कर्म, छुआछूत पर आधारित है। जाति व्यवस्था के कुछ प्रकार भी हैं। फंक्शंस ऑफ कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था के प्रकारों का वर्णन इसकी परिभाषा और विविधताओं में किया जा चुका है। यहाँ पर पाठकों की सुविधा के लिए J.H. हट्टन ने जाति व्यवस्था के प्रकारों, संगठनात्मक कार्यों के बारे में 3 दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। एक दृष्टिकोण उनका यह है कि एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से प्रकार्य, दूसरा एक जाति समुदाय के दृष्टिकोण से जाति के प्रकार्य, तीसरा समाज और राष्ट्र के दृष्टिकोण से जाति के प्रकार्य। अगर हम एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से जाति के प्रकार्य देखें तो इसमें जाति व्यक्तियों को मानसिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, व्यवहारों पर नियंत्रण और वैवाहिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी अपेक्षा अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जाति एक समुदाय के लिए किस प्रकार से प्रकार्य है, तो यहाँ पे सदस्यता और संस्तरण का निर्धारण जाति के माध्यम से किया जाता है। जाति सामाजिक नियंत्रण और संस्कृतिकरण को भी उत्पन्न करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य भी जाति के समुदाय हेतु महत्वपूर्ण प्रकार्य हैं। समाज और राष्ट्र के लिए प्रकारों की बात की जाए तो सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक एकीकरण, जननिक कार्य, आर्थिक कार्य और संस्कृति का हस्तांतरण जाति के प्रमुख समाज एवं राष्ट्र हेतु किए गए प्रकार्य हैं। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे जाति के व्यक्ति के लिए कार्य या प्रकार्य कौन कौन से हैं। जाति अपने सदस्यों के लिए जो भी कार्य करती है, उन्हें हट्टन ने कहा है कि जाति व्यवस्था व्यक्ति को उनके जन्म के समय से ही एक निश्चित सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, जिसे हम संपत्ति, निर्धनता, सफलता और असफलता कोई भी स्थिति परिवर्तित नहीं कर सकती। यह स्थिति तब तक स्थायी रहती है जब तक कि व्यक्ति जाति व्यवस्था द्वारा स्वीकृत व्यवहार के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हों। हट्टन ने जाति द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकारों का वर्णन किया है, जिन्हें निम्न प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, मानसिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, व्यवहारों पर नियंत्रण और वैवाहिक सुरक्षा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानसिक सुरक्षा किस प्रकार से जाति करती है, प्रदान करती है। इसके संबंध में हट्टन ने जाति व्यवस्था में एक जाति अपने सदस्यों के जीवन की सभी बातें, सदस्यता, शिक्षा, व्यवसाय, खान पान, वेशभूषा, विवाह का क्षेत्र, जीवनचर्या, सामाजिक संपर्क की परिधि, व्यवहार, परिस्थिति और भूमिका, कर्तव्य एवं अधिकार, दिनचर्या, आचार विचार, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, जीवन में विकास की सीमाएं, जीवन संबंधी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि विशेषाधिकार एवं निर्योग्यताएं आदि निश्चित कर देती है। ये संस्था व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ भी सोचने और निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ती है। जाति ये सभी का प्रकार्य संपन्न करके अपने सदस्यों को जीवन पर्यंत मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। जाति के कारण सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति इस विषय में आश्वस्त रहता है कि उसे क्या क्या कार्य करने हैं, किसके साथ संबंध स्थापित करने हैं। इस आश्वस्ति से व्यक्ति को मानसिक स्थिरता प्रदान होती है। यहाँ तक कि परिवार से संबंधित अनेक नियमों की निश्चितता के कारण व्यक्तिगत जीवन शांतिपूर्ण बना रहता है, क्योंकि जन्म से ही उन्हें स्थिर पर्यावरण प्राप्त होता है। जाति के विविध कार्य व्यक्ति को सभी प्रकार की निश्चितता प्रदान करके उसका जीवन सुखमय बना देते हैं। दूसरा प्रकार ये है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। जाति अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। जैसे कभी किसी प्रकार की विपत्तियां आने पर जाति के सभी सदस्य सदैव उसकी सहायता को तत्पर रहते हैं। जिस व्यक्ति पर विपत्ति आई है, उस व्यक्ति की जो जाति है, उस जाति के सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार जाति अपने सदस्यों को आकस्मिक विपत्तियों के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही सदस्यों की सामाजिक स्थिति को भी निश्चित करती है या व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है।
हट्टन ने कहा है कि जाति अपने सदस्यों के लिए मित्र, हित समाज, पारस्परिक सुविधा क्लब और अनाथालय होती है। वह अपने सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और आवश्यकता पड़ने पर उनका अंतिम दाह संस्कार भी करती है। इसी कार्य के आधार पर किंग्सले डेविस ने कहा है कि प्रदत्त पदों की व्यवस्था व्यक्ति में सुरक्षा की वो भावना उत्पन्न करती है जो अर्जित पदों की स्थिति में किसी प्रकार संभव नहीं है। इसके अलावा जाति व्यक्ति के लिए आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी संबंधी कार्य भी करती है। व्यवसाय जाति द्वारा निश्चित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय में निपुणता विकसित होती रहती है। इससे प्रत्येक सदस्य को आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। मोची, धोबी, कुम्हकार, चमकार, स्वर्णकार आर्थिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। सभी जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। व्यक्ति अपने जातिगत व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। इससे व्यावसायिक पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का भय नहीं होता है। व्यक्ति की जीविकोपार्जन को खोजना नहीं पड़ता है। व्यवसाय प्रदत्त होते हैं। व्यक्ति का व्यवसाय जन्म के साथ ही जाति निश्चित कर देती है। इस प्रकार से जाति अपने सदस्यों का व्यवसाय, आर्थिक स्तर, प्रशिक्षण, कार्यकुशलता, क्षमता, व्यावसायिक तकनीकी, गोपनीयता, तथ्य आदि प्रदान करके अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। हट्टन ने जाति को व्यक्ति के लिए ट्रेड यूनियन संबंधी कार्य करने वाला संगठन बताया है। जाति व्यक्तियों के व्यवहारों को भी नियंत्रित करती है। इसके बारे में घुरिये ने लिखा है कि जाति पंचायत अनेक प्रकार से अपने सदस्यों के व्यवहारों, आचरणों, पारस्परिक झगड़ों, जाति संबंधी नियमों की पालना और उल्लंघन आदि पर नियंत्रण रखती है। जाति व्यवस्था के सभी लक्षणों, प्रतिबंधों, निर्योग्यताओं एवं विशेषाधिकारों का व्यक्ति से संबंधित नियंत्रण एवं निर्देशन का कार्य जाति करती है। जब कोई सदस्य नियम विरोधी व्यवहार करता है तो संबंधित जाति उसे दंड देती है। जाति द्वारा स्थापित प्रतिबंध इतने प्रभावशाली होते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार स्वयं इनसे नियंत्रित हो जाते हैं, जो बाद में जाति की प्रथा, रूढ़ि आदि का रूप ले लेते हैं। आत्मनियंत्रण के क्षेत्र में इसका योगदान इसी कारण प्रभावपूर्ण है। जाति अपने सदस्यों के सभी व्यवहार सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती है। व्यक्ति के जीवन से संबंधित विवाह का कार्य जाति द्वारा ही निश्चित किया जाता है। जाति की परिभाषा में विद्वानों ने लिखा है कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है, जिसका तात्पर्य है कि जो जिस जाति में जन्म लेता है उसे अपनी ही जाति समूह में विवाह करना होता है। अपनी जाति से बाहर विवाह करना निषिद्ध माना गया है। व्यक्ति किन किन से विवाह कर सकता है और किन किन से नहीं, ये संबंधित जाति द्वारा निश्चित किया जाता है। विवाह संबंधी मामले में भी जाति ने व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दे रखी है। जाति में अनेक गोत्र समूह होते हैं जो बहिर्विवाही होते हैं। इस प्रकार से जाति बहुत निकट संबंधियों में भी विवाह को प्रतिबंधित करती है और एक सीमा के बाहर भी विवाह को रोकती है। जाति व्यवस्था व्यक्ति के जीवन से संबंधित सभी प्रकार के क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करती है। व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक आदि से संबंधित कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है। व्यक्ति के लिए जाति एक संपूर्ण बहुआयामी संस्था है जो व्यक्ति के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूर्ण व्यवस्था प्रदान करती है। इसके बाद है जाति समुदाय के लिए प्रकार्य कौन कौन से हैं। हट्टन ने जाति व्यवस्था के कुछ प्रकार्य बताए हैं। जैसे पहला है सदस्यता एवं संसरण का निर्धारण। एक जाति समुदाय के वही सदस्य होते हैं जिनका जन्म उस जाति समुदाय में होता है। जाति के बाहर के व्यक्तियों को सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। अगर कोई जाति अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहती है तो वह जन्म दर में वृद्धि करके ही संभव हो सकता है। इस प्रकार जाति व्यवस्था समाज के विभिन्न जातियों की सदस्यता का निर्धारण करती है। इसके अतिरिक्त जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति की सामाजिक स्थिति को अन्य जातियों के संदर्भ में भी निश्चित करती है कि विभिन्न जातियां किन किन से उच्च और निम्न हैं। घुरिये ने इसको जातियों का संस्तरण कहा है। हट्टन का कहना है कि जातियों का क्रम विन्यास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। किसी निश्चित क्षेत्र में एक जाति दूसरे से निम्न हो सकती है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में उससे भिन्न या अलग भी हो सकती है। ये भिन्नता बहुत अधिक नहीं होती है। जातियों के स्तरीकरण में उच्चता और निम्नता के क्रम में निर्धारण का कार्य जाति व्यवस्था करती है।
सामाजिक नियंत्रण और संस्कृतिकरण भी जाति का समुदाय के लिए मुख्य प्रकार है। हट्टन के अनुसार जाति समुदाय का एक संघ या कंपनी है जिसे जाति व्यवस्था अपने सदस्यों के व्यवहार, खान पान, व्यवसाय, विवाह, सदस्यता आदि से संबंधित विशेषाधिकार और प्रतिबंधों को नियंत्रित एवं संचालित करने के योग्य एवं समर्थ बताती है। जाति अपने सदस्यों को संगठित रखती है। हट्टन ने लिखा है कि इस संगठन के कारण जाति अपनी स्थिति को समाज में ऊंचा उठाती है। हालांकि ये कार्य सरल नहीं है, उच्च स्थिति कई पीढ़ियों में जाकर प्राप्त हो जाती है। आपने लिखा है कि कोई जाति प्रचार और संगठन के द्वारा अपना नाम बदलकर और अपने सदस्यों के भोजन और विवाह संबंधी व्यवहार के धार्मिक नियमों में परिवर्तन करके समाज में अपनी स्थिति ऊंची बना लेती है। इन्होंने उदाहरण दिया है कि असम के डोम हरी ब्रिटल बनिए बन गए हैं, बाद में ये राजपूताने राजस्थान के बनिए माने जाने लगे। इसी प्रकार पंचाल शिल्पी विश्वकर्मा ब्राह्मण, चमार गहलोत राजपूत और नाई ब्राह्मण बन गए। कुछ पीढ़ियों में समय के साथ साथ विश्वकर्मा ब्राह्मण में से विश्वकर्मा, गहलोत राजपूत में से गहलोत और नाई ब्राह्मण में से नाई विश्लेषण हट गए तथा इन निम्न जातियों ने समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण की अवधारणा कहा है। कर्निघन ने 1917 में कहा था कि शिक्षा के द्वारा भी जाति की परिस्थिति ऊंची उठ सकती है। हट्टन ने कहा कि इस प्रकार जाति कुछ मामलों में समुदायों के लिए सामाजिक पैमाने में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करती है। जाति एक ऐसी समिति या संघ है जो अपने सदस्यों को पारस्परिक सहायता प्रदान करती है और उनके हितों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। हट्टन ने इसे ट्रेड यूनियन बताते हुए लिखा है कि यह अपनी संस्कृति का हस्तांतरण करती है। जाति अपने हस्तशिल्प संबंधी रहस्य और व्यावसायिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। जाति से संबंधित व्यवहार के प्रतिमान, ज्ञान, व्यावसायिक कौशल, प्रवीणता, चातुर्य को सुरक्षित एवं अन्य जातियों से गुप्त रखने और पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित करने का कार्य भी जाति एक संघ के रूप में करती है। जाति से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, उसका संवर्धन करना, पर्यावरण से अनुकूलन करना आदि का कार्य जाति समुदाय करता रहता है। जाति समूह अपने सदस्यों की पूर्ति के लिए सम्मिलित कार्यवाही करता है, जिसमें नगरों और महानगरों में हड़ताल करने तक के उदाहरण सम्मिलित हैं। विभिन्न राजनीतिक चुनावों में जातिवाद और जाति की एकता संबंधी प्रभाव देखे जा सकते हैं। आजकल सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में जाति के कार्य एवं संघ, समिति, गिल्ड और जातिवाद के रूप हम देख सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में जाति व्यवस्था इस प्रकार से कार्य करती है कि एक जाति अपने सामाजिक और धार्मिक व्यवहारों और क्रियाओं को आचार संहिता एवं जनमत के परिवर्तन की दशा और दिशा के अनुसार संशोधित एवं परिवर्तित करती रहती है। ऐसा देखा गया है कि निम्न जातियों ने समाज में ऊंचा स्थान एवं सम्मान पाने के लिए अपने सदस्यों पर मुर्गी या सुअर नहीं रखने और उनका मांस खाना छोड़ने के लिए दबाव डाला। इस प्रकार से नीची जाति ने समाज में ऊंचा उठने के लिए पहला कदम विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाई और ऊंची जाति के व्यवहार और धार्मिक लक्षणों का अनुकरण किया। नर्मदेश्वर प्रसाद का कहना है कि निम्न जातियों में बंधनों में वृद्धि हुई है और उच्च जाति के अनेक निषेधों को निम्न जातियों ने अपनाया है, जैसे कि पर्दा प्रथा है, शाकाहारी भोजन, महिलाओं को घर के बाहर काम पर नहीं जाने देना, विधवा पुनर्विवाह नहीं होने देना, अपवित्र व्यवसायों को छोड़ देना और अच्छे और उच्च व्यवसायों को अपनाना। जाति संघ अपने सदस्यों को व्यवहार में लाने के लिए बाध्य करता है। संचार और यातायात के साधनों से प्रांतीय और अखिल भारतीय जाति संघों के जातीय संगठन भी देखे जा सकते हैं और इन संगठनों के द्वारा जातियां अपने सदस्यों के लिए वर्णित कार्यों को व्यवस्थित और सुचारू रूप से करती है। इससे यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति अपने सदस्यों के लिए एक संघ और एक ट्रेड यूनियन है जो सामाजिक नियंत्रण, संस्तरण, सदस्यता, संस्कृतिकरण, सामाजिक विरासत का हस्तांतरण, आर्थिक और व्यावसायिक बीमा आदि के कार्य करती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा इस वीडियो में कि जाति किस प्रकार से समाज में व्यक्ति के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने राष्ट्र और समाज के लिए विभिन्न प्रकार के प्रकार्य करती है और साथ ही जाति व्यवस्था एक विचारधारा के रूप में है और इसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये हमने पढ़ा है इसमें। और जाति
की मानसिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा में योगदान, सदस्यता और संस्करण निर्धारण में इसकी भूमिका, संस्कृति का हस्तांतरण करने में और किस प्रकार से जाति धार्मिक कार्यों को करने में योगदान देती है।